दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड की वैकेंसी जारी कर दी है। और दोस्तों, एलटी ग्रेड में सामाजिक विज्ञान में हम लोग हिस्ट्री के सिलेबस को देखेंगे। और आप सबको पता है कि सामाजिक विज्ञान में 4 विषय हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक। तो हिस्ट्री का जब हम सिलेबस देखते हैं तो संपूर्ण इतिहास यहां पर नहीं पूछा गया है, बल्कि बहुत सारे टॉपिक छोड़ दिया गया। जाहिर सी बात है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सिलेबस को जरूर ध्यान रखें। यहां आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम एलटी ग्रेड के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत हद तक लोक सेवा आयोग ने यहां पर छोड़ रखा है। तो सबसे पहले हम कवर करें लोक सेवा आयोग। और दोस्तों, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो विस्तृत व्याख्या के साथ, आमतौर पर यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे टीचरगण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आप डिस्क्रिप्टिव नहीं समझेंगे तब तक लोक सेवा आयोग आपको क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस करके आपको उलझाती रहेगी और उलझाता रहा है। ठीक है ना? तो विस्तृत पढ़ेंगे तो बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आखिर लोक सेवा आयोग की जो एलटी ग्रेड वैकेंसी है उसमें हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के बारे में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारा विषय लोक सेवा आयोग ने छोड़ रखा है, यानी संपूर्ण इतिहास नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप अपने सिलेबस को जरूर ध्यान दें और सिलेबस के अनुसार ही पढ़ें। दोस्तों, जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा इतिहास विषय एलटी ग्रेड सिलेबस, ठीक है ना, सोशल साइंस। तो यहाँ पर है भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है ना। हालांकि इससे पहले जो हमारी प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर मानव के उद्भव की स्टोरी बताई गई है, आप उसको जरूर समझिएगा, उसके बाद ही आप पढ़िएगा। 2 वीडियो हैं जिसमें एक में मानव के उद्भव बताया गया है कि कौन कौन से मानव हुए, यानी प्रारंभिक मानव जैसे रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलियस, होमो इरेक्टस कब कहाँ हुए, उसको विस्तार से थोड़ा हमने समझा दिया है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, करीब 15-20-25 मिनट की होगी। उसके बाद सबसे खास बात है कि जब आप सिलेबस पढ़ते हैं तो आप संस्कृत के बारे में विशेष ध्यान रखें, क्योंकि लोक सेवा आयोग कल्चर पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है। ये लोक सेवा आयोग का रिकॉर्ड है। आप 20-25 सालों का पूरा सिलेबस उठा के देख लीजिएगा, कल्चर पे सबसे ज़्यादा प्रश्न मिलते हैं। उसके बाद जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों, अगर विशेषताएं पूछ लिया गया है तो ये समझ लीजिए कि लगभग पूरा चैप्टर है, क्योंकि प्रमुख विशेषता आप कौन सी समझेंगे, लेकिन फिर भी सिलेबस के अनुसार अच्छा रखने का प्रयास किया गया है। इसको बांटा गया है नगर नियोजन। विशेषताओं में क्या क्या है? नगर नियोजन के बारे में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में। वैसे बहुत सारे स्थल हैं, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो महत्वपूर्ण हैं। प्रस्तर मूर्तियां, प्रस्तर का मतलब है पत्थर की मूर्तियां कैसे बनाई गई हैं। धातु और गुणवती मूर्तियां, मतलब कैसे उनकी कलाकृतियां दिखाया गया है। मुद्राएं और धर्म के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो पूर्व वैदिक काल, ये आप कह सकते हैं ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक अवस्था और समाज तथा अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। 3 विषय पे हैं। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन क्या क्या होता है। और दोस्तों, ये सिलेबस है। बाकी जब किसी एग्जामिनर को पेपर बनाने के लिए दिया जाता है तो इन 1 या 2 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं बनाने के लिए। सारे क्वेश्चन एक एग्जामिनर नहीं रखता है, उनको चॉइस किया जाता है अलग अलग तरीके से, आगे हम बात करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आता है, जिसमें आप पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। और मगध का उत्कर्ष यहाँ पर आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। खास बात यह है, ये जरूर समझे कि क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की सबसे महत्वपूर्ण देन है। और साथ में यानी धार्मिक आंदोलन होता है तो वैष्णव और वैशव के भी क्वेश्चन यहीं से आपको पढ़ा दिए जाएंगे।
उसके बाद हम बात करते हैं मौर्य काल के बारे में, यानी मौर्यों की उत्पत्ति के संदर्भ में, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां क्या क्या थी, अशोक का धम्म और धम्म प्रचार क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं उसका कल्याणकारी कार्य, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन ना बनाया जाए तो जाहिर सी बात है पेपर अधूरा माना जाता है। अशोक का मूल्यांकन और मौर्य समाज में कला के कारण, ठीक है ना, जैसे मौर्य स्थापत्य कला सबसे प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके बिना आप इसको पढ़े बिना अन्य स्थापत्य कला के बारे में समझना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और जाहिर सी बात है इस कल्चर के बारे में आप समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फिर आप देखिएगा मौर्योत्तर काल गैप कर दिया गया है। कौन सा? मौर्योत्तर काल, ठीक है ना, यानी मौर्योत्तर काल यानी कुषाण के बारे में, शक, कुषाण, इन सब के बारे में पूरा गैप कर दिया गया है, यानी सिलेबस में नहीं है। समझिएगा सीधे कहां पर आ गए? गुप्त काल। गुप्त काल में इनका राजनीतिक इतिहास पढ़ना है, ठीक है ना, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, फिर हूणों का आक्रमण पढ़ना है और गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों को भी हमें समझना होगा। अब देखिएगा इसके बाद आप समझते हैं कि त्रिकोणीय संघर्ष होता है, जिनमें से त्रिकोणीय संघर्ष से पहले हर्ष काल आता है। हर्ष भी यहाँ सिलेबस से गैप कर दिया गया है। फिर त्रिकोणीय संघर्ष, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट यहाँ सिलेबस में नहीं है। तो यानी एक बड़े पार्ट को यहाँ पर हिस्ट्री से गैप किया गया है, तो सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर चालुक्यों के बारे में पढ़ना है। चालुक्यों के बाद विदेशी आक्रमण, अलेक्जेंडर का आक्रमण, उसका प्रभाव, गजनवी का आक्रमण, मोहम्मद गोरी। अब देखिए यहाँ राजपूत कालों का जो इतिहास है वो पूरी तरीके से गैप कर दिया गया है। लेकिन दिल्ली सल्तनत में जब कुतुबुद्दीन का जो इल्तुतमिश वगैरह को जो संघर्ष होता है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, जिन राजपूतों का। अलाउद्दीन खिलजी, देखिए जलालुद्दीन खिलजी को यहाँ सिलेबस से गैप कर दिया गया है, तो यानी बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, तैमूर का आक्रमण, सैयद और लोदी वंश। मुगल काल का राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास आपको पढ़ना है, ठीक है ना। बाबर, ये लगभग पूर्व मुगल काल के सभी शासकों को पढ़ना है। साथ में इन्होंने मुगल साम्राज्य का पतन बता दिया, तो जाहिर सी बात है मुगल साम्राज्य आपको पूरा का पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद बहमनी साम्राज्य और विजयनगर तथा मराठों के पतन और उनके उदय के बारे में बताया गया है। फिर मध्यकालीन में जो संस्कृति है, यानी बहुत सूफिस्टवाद के बारे में आपको पढ़ना है। और भक्ति आंदोलन भी इसी बीच में होती है। स्थापत्य कला पढ़ना होगा मध्यकालीन भारत के, और मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो साहित्य है यहाँ से कई ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं मध्यकालीन भारत की आर्थिक दशा, कालीन कृषि, उद्योग और व्यापार के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद आपको पता है कि बहुत सारे व्यापारी आते हैं, वास्को डिगामा वगैरह सब यहाँ सिलेबस से गायब है। ईस्ट इंडिया का विस्तार, ठीक है ना, आधुनिक भारत की कृषि, उद्योग और व्यापार, आधुनिक भारत में शिक्षा, राष्ट्रीय चेतना का विकास, फिर सीधे पहुंच गया 1857 की क्रांति। तो यानी सिलेबस में क्या किया, बहुत सारा छोड़ रखा है। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, प्रारंभिक उदार गरम दल, विप्लव, गांधी युग, ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध, भारतीय राजनीति में उसका प्रभाव क्या पड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, ये बहुत सारे सिलेबस को यहाँ पे आपको समझना है। थिंकर में आपको कई चीज़ें जैसे नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, तिलक, गोखले, सुभाष चंद्र बोस का योगदान, ठीक है ना। नेहरू कहाँ चले गए, हाँ नेहरू तो है, गांधी यही है, ठीक है ना, गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, तिलक, गोखले और सुभाष चंद्र बोस, ये आपके सिलेबस में है। तो ये रिपीट हो गया है। फिर ये यहाँ से आप देखिएगा स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य नेताओं की भूमिका, अच्छा ये हो गया है। ये 21 और 22 देखिएगा, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति, सीमांत क्षेत्र में गांधी युग और स्वतंत्र भारत के बाद 1950 का इतिहास, 2 क्वेश्चन आना है। तो बहुत ज़्यादा माथा कच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इस सिलेबस की जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।